देखो, आज हमने करना है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे अगर एफएससी के लिहाज से देखें तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था सेकंड ईयर के अंदर, लेकिन एनईटी और एनटी टेस्ट के लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। इसके अंदर बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, हमने इसको डीप नहीं पढ़ना क्योंकि एनटी टेस्ट के लिहाज से ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। बस हमें इसका मेजर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके अंदर है क्या, क्योंकि जिस बंदे ने अच्छे नंबर लेना उसको हर चैप्टर का आना चाहिए ना। तो इस वजह से शुरू करते हैं। नाम इसका है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर किस किस चीज़ की डिस्कशन है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, रेक्टिफिकेशन, फिर ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हमने वो पूरा नहीं करना। हमने बस उसके मोटे मोटे फार्मूलाज करने हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और ये बेसिक चीज़ें करनी है। हमने उसके अंदर इतना डीप नहीं जाना, ठीक है। फिर ये हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। फिर स्पेशल पीएन जंक्शन जो कि हम यूज़ करते हैं एलईडीज़ के अंदर, वो उसके क्वेश्चन आते हैं। फिर जो इसके अंदर फेडरल वालों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस चैप्टर के अंदर, वो लॉजिक गेट्स हैं, क्योंकि फेडरल वालों ने इस चैप्टर के अंदर लॉजिक गेट्स नहीं पढ़े हुए जो कि इम्पोर्टेंट है। पंजाब की बुक के अंदर लॉजिक गेट्स अलग से हैं, तो इस वजह से उनको इनका ज़रा कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो वो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा। बाकी मैं सबका ओवरव्यू देता रहूँगा ऊपर से। तो शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन है क्या? पीएन जंक्शन इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड junction in which half is forward biased and half is PN junction is formed when a crystal of germanium or silicon is grown in such a way that one half has a trivalent impurity and other half has a pentavalent impurity. PN junction बनती कैसे है? एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से और एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाले को हम क्या कहते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाले को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप वाले को हम कहते हैं पेंटावेलेंट वाले को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। उल्टा हो गया। ये होती है पेंटावेलेंट वाली और ये होती है ट्राइवेलेंट वाली, और इसको हम क्या कहते हैं? पी टाइप। और ये होता है एक डायोड। डायोड किससे बनता है? एक सेमीकंडक्टर जो कि पी टाइप है और एक सेमीकंडक्टर जो कि एन टाइप है, इन दोनों के कम्बिनेशन से एक हम डिवाइस बनाते हैं जिनको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। अब ये एक जंक्शन पे जॉइंट होते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें पीएन जंक्शन कहते हैं। ये कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते। जब ये हम इनको एक साथ जोड़ते हैं ना ऐसे करके, ये अगर पी टाइप है और ये एन टाइप है, हमने इनको जोड़ दिया तो अब ये मिक्स होना शुरू होंगे। यहाँ से पी टाइप में से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके एक पूरा न्यूट्रल चीज़ बनाते जाएंगे, ऐसे करके कंबाइन होते रहेंगे। इनकी कम्बिनेशन से बीच में एक जंक्शन डिसजंक्शन बन जाएगी। अब ये जब जंक्शन ऐसे बनेगी ना, अंदर न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों कम्बिनेशन के बाद। अब ये प्रिवेंट करेंगे फर्दर यहाँ से पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन से उसके साथ कंबाइन होने में। इस प्रिवेंशन ये जब बनेगा ना, तो ये इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस बना देगा, क्योंकि अब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये चाह रहे होंगे कि हम इनके साथ कंबाइन हो, लेकिन इसकी बीच में बैरियर की वजह से, पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये उधर से कंबाइन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अब फर्दर कम्बिनेशन इनमें नहीं हो सकती। अब इस पोटेंशियल बैरियर को हम ख़त्म भी कर सकते हैं अपनी तरफ से एनर्जी दे के। अब मैं आगे बताता हूँ इसका है क्या थोड़ा सा। ऐसे करके ये था पी टाइप और ये था एन टाइप। था बहुत बड़ा, लेकिन अब बीच में इन्होंने बना दिया एक डिप्लीशन रीजन
जहाँ पे वो कंबाइन करके उन्होंने एक डिप्लीशन रीजन बना दी। ये है डिप्लीशन रीजन, जो कि फर्दर प्रिवेंट कर रहा है कि इधर से पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन ना हो। अब जिसकी वजह से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अब अगर हम इसके साथ बैटरी अटैच कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव उसका टर्मिनल, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको ये और एनर्जी देगा। अब ये इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन छोटा होता रहेगा, लेकिन फुल ज़ीरो नहीं होगा। फुल ज़ीरो एक ख़ास अमाउंट पे होगा जहाँ पे डिप्लीशन रीजन टूट जाएगा, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और इस टाइप की बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर हम इसके पॉजिटिव पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें तो वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तो ये डिप्लीशन रीजन और बड़ा होता रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ये इधर से नेगेटिव इधर से पॉजिटिव कंबाइन होता रहेगा, वो उसको पुश करेगा ना, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन बड़ा होता रहेगा। डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा, इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और फॉरवर्ड के अंदर क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारे पास डिप्लीशन रीजन छोटा हो रहा था, जिसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी आता है। वो पूछता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर रेजिस्टेंस लेस होती है और करंट फ्लो करता है। और रिवर्स बाइस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इतना नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है कि हम उसको ऐसे लिखते हैं कि ज़ीरो करंट फ्लोज। फॉरवर्ड बाइस लो रेजिस्टेंस, डिटेक्टेबल करंट फ्लोज, डिटेक्टेबल करंट फ्लोज। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग का करंट होता है ऑर्डर ऑफ माइक्रो वोल्ट्स और मिली वोल्ट्स के दरमियान में, मिली वोल्ट से माइक्रो वोल्ट्स तक होता है। और जो रिवर्स बाइस का होता है ऑर्डर ऑफ वोल्टेज, वो इससे भी बहुत छोटा होता है, वो नैनो के अंदर होता है और हम इतना मेजर नहीं कर सकते। सही है। अब रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड करंट, ये होता है रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस जंक्शन। ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर मैंने बताया था, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन डेवलप होता है ना, वो कितने तक का वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कितने तक के वोल्टेज के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। हर सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल बैरियर डिफरेंट होता है। जिस तरह फॉरवर्ड बाइस के अंदर सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.3। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। 0.3 वोल्ट। सही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जौन सा मर्जी सेमीकंडक्टर हो, चाहे इसमें डोपिंग हुई हो ना डोपिंग हुई हो, वो न्यूट्रल ही होता है। ये नहीं लिख देना डोपिंग हुई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब उस पर चार्ज आ जाएगा, तो वो होता वो न्यूट्रल ही है। फिर रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं पी टाइप के साथ, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग थी ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग करंट इज़ ड्यू टू, बाइसिंग करंट इज़ ड्यू टू, तो ये करंट किसकी वजह से होता है, ये होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और अगर रिवर्स बाइसिंग की बात की जाए तो उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत करंट आता भी है तो वो किस वजह से आता है, थोड़ा बहुत करंट जो आता है ना, वो आता है
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है, इस वजह से वो लो इन वोल्टेज होता है, और उस करंट आता किस वजह से, वो ड्रिफ्ट की वजह से आता है, ड्रिफ्ट डेवलप बिटवीन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो करंट अब इधर लिखते हैं रिवर्स बाइसिंग करंट, रिवर्स बाइसिंग करंट इज ड्यू टू, रिवर्स बाइसिंग करंट इज ड्यू टू, ये होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी। और इस करंट को हम क्या कहते हैं, ये क्योंकि बहुत थोड़ा करंट होता है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे जाकर डेवलप होता है कैरियर, इसको हम कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब हम पोटेंशियल देते रहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के, और इतने हल्के शिफ्ट होते हैं कि उनको हम इसको एज रेफर ही ऐसे कर देते हैं कि वो लीक हो रहे हैं। जितना अगर किसी चीज़ में सुराख हो तो उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स एक एक करके निकलते रहते हैं, इसी तरह इसमें से भी एक एक करके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकलते रहते हैं एज अ लीकेज, और वो एक बहुत छोटा सा करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। लेकिन एक सर्टन हाई वोल्टेज के ऊपर वो रिवर्स करंट इतना शार्प हो जाता है कि वो पोटेंशियल बैरियर तोड़ देता है और एकदम से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अगर हम इसका ग्राफ देखें ना रिवर्स उसका, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, पहले शुरू में बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, लेकिन ऐसा एक पॉइंट आएगा जिस पे पोटेंशियल बैरियर टूटा और ये एकदम से बूम कर गया, ऐसे एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब लीकेज करंट फॉर जर्मेनियम इज़ इन एम्पेयर्स वाइल फॉर सिलिकॉन इट इज़ इन माइक्रो एम्पेयर्स। ठीक है, ये बात होगी फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग की। मैंने इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या चीज़ होती है। जब ये करंट एकदम से निकलता है ना, जब बूम आता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम कहते हैं एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी को हम कहते हैं एवलांच। और इस जिस पॉइंट पे वो निकालता है सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, फिर आता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन होती क्या चीज़ है? रेक्टिफिकेशन इज़ अ टर्म रेफर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ AC करंट इनटू DC करंट। अगर हम देखें ना, हमारी बहुत सी अप्लायंसेस जैसे रेडियो और काफ़ी जो हम डेली यूज़ करते हैं वो हमारी DC पे वर्क करती हैं, लेकिन DC अगर हम यूज़ करें उसके अंदर तो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। DC अगर हम सेल लेना तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर उसी के अंदर हम AC यूज़ कर लें तो हमें बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि AC को हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब AC से हम DC कैसे प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो चीप रहे, क्योंकि AC हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़ा, मतलब AC हम इजीली हमारे पास अवेलेबल होता है। DC को प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्पेशल सेल्स बनाने पड़ते हैं, केमिकल एनर्जी से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा महंगा है और एक्सपेंसिव। इस वजह से इकॉनमी को हमारी इकॉनमी को वो सपोर्ट नहीं करता। तो रेक्टिफिकेशन के हम इसलिए रेक्टिफिकेशन की टर्म इंट्रोड्यूस कराएगी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, AC करंट को हम DC करंट में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है, एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, अच्छा, अब ये भी डिफरेंट है पंजाब और KPK में, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। KPK वालों ने जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कराई है वो 2 डायोड से कराई है, लेकिन पंजाब के अंदर जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो 4 डायोड के साथ है। तो बस हमने क्योंकि पंजाब की बुक फॉलो करनी है तो हम 4 वाला ही देखेंगे। अच्छा, अब हाफ वेव के अंदर होता क्या है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास एक डायोड होता है ऐसे करके, और एक साथ AC सप्लाई होती है। मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। AC हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में होता क्या है?
अब क्योंकि AC अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, अगर ये 0 से लेकर T½ तक यहाँ ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, तो अगले T½ से लेकर T तक ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। इससे फ़र्क क्या पड़ता है डायोड पे। शुरू में डायोड था फॉरवर्ड बाइस, तो करंट जा रहा था। अब जिसना AC और उसको साइमल्टेनियसली लेके चलें, ये AC करंट है, ऐसे जा रहा है, और ये DC है। अब जो कन्वर्जन हो रही है, शुरू में वो था कि फॉरवर्ड बाइसिंग तो करंट हमारे पास आ रहा है, सही है। अब वो साथ ही हो गया, अगर मैं उसी तरह लूँ, उसी तरह ऐसे, साथ ही वो चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ऐसे करके, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया। अब ये हो गया रिवर्स बाइस। हमने पढ़ा है रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट फ्लो ही नहीं करता, तो अब जो उसने नीचे जाना था, ये वाली चीज़, ये वाला हिस्सा जो नीचे जाना था वो आएगा ही नहीं। फिर दोबारा अगले हाफ साइकिल के अंदर फिर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, तो अब क्या होगा, दोबारा से वो ऊपर आ जाएगा। अब ये हमारे पास DC तो प्रोड्यूस हो गया। DC का क्या मतलब है, करंट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ना, नीचे तो कोई करंट नहीं आ रहा जो जिस तरह AC के अंदर था, सारे हैं तो ऊपर ही, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा गैप है। इस गैप को हम कवर भी कर सकते हैं। इस गैप को हम कैसे कवर करते हैं, हम कैपेसिटर यूज़ करके इस गैप को कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे जिसकी ज़्यादा कैपेसिटेंस हो, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इस टाइप के DC को जिसके अंदर गैप आ जाए, इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग DC। ये क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ DC इज़ प्रोड्यूस इन रेक्टिफिकेशन, तो उसका नाम क्या है, पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC का क्या मतलब है, द टाइप ऑफ DC दैट हैज़ द टाइप ऑफ करंट दैट हैव सेम डायरेक्शन बट देयर इज़ अ लिटिल गैप बिटवीन इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट फ्लोज विद अ गैप। तो इस शॉर्ट कमिंग को कवर करने के लिए हमने एक नया रेक्टिफिकेशन डेवलप की, जिसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमें किसी कैपेसिटर की ज़रूरत ना पड़े, कंटिन्यूसली करंट फ्लो करे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की क्या कंडीशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास 4 डायोड्स होते हैं, 4 डायोड्स, एक ट्रांसफार्मर भी होता है। ट्रांसफार्मर किस वजह से होता है, ताकि हम वोल्टेज को बढ़ा सकें और कम कर सकें, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर हमारे पास कनेक्टेड होता है ना, वो एक ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि 2 डायोड्स को अलग ट्रीट करता है, 2 को अलग ट्रीट करता है। इसकी सेटिंग इस तरह की होती है, ये एक अगर वो है सप्लाई, यहाँ पे ऐसे करके एक आएगा डायोड, फिर एक ऐसे करके आएगा डायोड, फिर एक ऐसे करके आएगा डायोड, और यहाँ पे आएगा एक डायोड, ठीक है। 4 इस तरह करके डायोड आएंगे, और जो 2 डायोड होंगे ना, वो अलग से कनेक्टेड होंगे इस तरह, एक ब्रिज करके ऐसे करके ओवरलैप करेगा ऐसे, और ये जाके कनेक्ट आगे होगा ऐसे। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये वाले 2 अलग कनेक्टेड हैं, ये वाले 2 अलग कनेक्टेड हैं, सही है। अब जब सप्लाई के अंदर ये जब पॉजिटिव होगा यहाँ पे और ये नेगेटिव, तो इनमें से कोई से 2 फॉरवर्ड बाइस होंगे और कोई से 2 रिवर्स बाइस होंगे। अब इसका पंजाब के अंदर जो ऑर्डर है ना, हमने उसी तरह याद करना है कि फर्स्ट हाफ के अंदर कौन से ऑफ होंगे, कौन से ऑन होंगे। 0 से लेकर जो 2 मतलब पहला साइकिल होगी ना, उसके अंदर D1, ये अगर D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। D1 और D3 ये ऑफ होंगे, इसका क्या मतलब है, ये दोनों होंगे रिवर्स बाइस, और D2 और D4 ये होंगे फॉरवर्ड बाइस। ये है फर्स्ट 0 से लेकर हाफ के अंदर। कौन कौन से ऑन थे, D2 और D4 ऑन थे, D1 और D3 ऑफ थे। इनके ऑन ऑफ का क्या मतलब है, D2 और D4 हमारे पास थे फॉरवर्ड बाइस, और D1 और D3 हमारे पास थे रिवर्स बाइस। अब जो नेक्स्ट साइकिल होगी उसके अंदर क्या होगा, D1 और D3 हो जाएंगे ऑन, इसका क्या मतलब है कि D1 और D3 हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस, और D2 और D4 हो जाएंगे ऑफ, मतलब कि वो हो जाएंगे रिवर्स बाइस। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, ग्राफ से मैं समझाता हूँ इसका बेनिफिट हमें क्या होगा। जब एक साइकिल थी ऐसे, एक साइकिल,
तो हमारे पास एक आ गया ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग आ गई एक ही। अब जब हाफ साइकिल अगली आई उसके अंदर भी जो दूसरे वाले थे वो उन्होंने हम अपनी फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी। फर्स्ट के अंदर D1 और D2 और D4 ने की बाइसिंग, और इसी के अंदर अगले हाफ के अंदर जो कि नेगेटिव था उसमें भी D1 और D3 ने पॉजिटिव के अंदर बाइसिंग कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास DC प्रोड्यूस होते गए ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये वाले भी ऊपर आ गए। इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक तो ये बहुत ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू बैटरीज और सेल, और एवरेज वैल्यू डू नॉट ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, मतलब कि DC हमेशा कांस्टेंट रहता है हमारे पास, RMS वैल्यू हमारे पास आती रहती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और फिर पल्सेशन इसके अंदर बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। उसके अंदर पल्सेशन होती है दूर दूर तक, इसके अंदर पल्सेशन नहीं होती, तो इस वजह से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहती है, तो इसका हमें फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है उसके ऊपर। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर है वो 2 टाइम्स सोर्स से ज़्यादा होती है। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास AC था उसकी फ्रीक्वेंसी F थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2F होएगी। ये वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स वाज F/2 देन व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC जनरेटेड बाय फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा F। जितना वो देता रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कराते रहना है। फिर PN जंक्शन हमारे पास यूज़ होते हैं LEDs के अंदर। लाइट LED की फुल फॉर्म पता है क्या? LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और यहाँ पे हमारे पास PN जंक्शन यूज़ होती है। एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी डायोड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर 8 इन कैलकुलेटर? तो इसका आंसर है 7। एक ऐसे ऐसे 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैक्सिमम होता है, और वो पूछता ही मैक्सिमम का है हमेशा, तो ये इसका आंसर है। फिर है फोटोडायोड। फोटोडायोड इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। अब फोटोडायोड क्या चीज़ है? फोटोडायोड यूज़ होता है डिटेक्शन के अंदर। फोटो डिटेक्शन यूज़ होता है डिटेक्शन के अंदर। जब उस पर लाइट फॉल करती है तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक वो डिटेक्शन शो करता है, और जब लाइट फॉल नहीं होती तब डिटेक्शन नहीं होती। तो ये हमारे पास करंट कोई मैयर शेयर नहीं करता, ये बस हमें बताता है कि लाइट के पास, मतलब लाइट के किस टाइप, लाइट के अंदर एनर्जी है कि नहीं है। सही है। फिर है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। सबसे पहली बात, ऐसे करके एक P, फिर बीच में N, फिर P, PNP, फिर NPN, NPN। अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बीच में एक वायर, एक ऐसे अंदर आ रही होती है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे बाहर जा रही होती है, ये बीच में लाइन, और एक ऐसे। सही है। ये रिप्रेजेंटेशन NPN की, ये रिप्रेजेंटेशन है PNP की। अब ट्रांजिस्टर की ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बड़े कॉमन है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। इनके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा पार्ट इसका होता है कलेक्टर, साइज़ में सबसे बड़ा होता है, और सबसे हाईली डॉप्ड इसका पार्ट होता है एमिटर, और सबसे छोटा और सबसे लेस डॉप्ड इसका पार्ट होती है बेस। बेस कौन सा पार्ट होता है? बीच वाला। एमिटर कौन सा होता है? पहले वाला। और कलेक्टर होता है आखिरी वाला। बेस की क्या पहचान है कि वो कलेक्टर से छोटा होता है, कलेक्टर से स्मॉलर देन कलेक्टर, या ऐसे लिख दो, कलेक्टर से छोटा होता है, और कलेक्टर से ज़्यादा हाईली डॉप्ड पार्ट फिर सॉरी गलत हो गया, एमिटर है ये, एमिटर। फिर बेस सबसे छोटा होता है, बेस स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल,
और सबसे लेस डॉप्ड होता है, वेरी लेस डॉप्ड। और कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होता है और बेस से थोड़ा कम डॉप होता है लेकिन डॉप्ड होता है। अब जो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सबसे पहले जो एमिटर और बेस होता है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं और बेस और कलेक्टर आपस में रिवर्स बाइस्ड होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। फिर आता है ट्रांजिस्टर के अंदर ना दो मेन वो आते हैं चीज़ें, करंट गेन और करंट लूज़, सॉरी करंट लूज़ नहीं, करंट गेन। वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड ईयर के अंदर, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। बीटा क्या है हमारे पास, करंट गेन। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं IC ओवर, एक मिनट मुझे याद नहीं, एक मिनट मुझे सोचने दो। ये होता है ये असल में KPK में लिखा हुआ था और जो पंजाब में ना उसके अंदर उन्होंने अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन निकाली हुई है तो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मैं ना देख के बताऊंगा कि अल्फ़ा और बीटा क्या होता है। इससे अभी हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक उसके अंदर, चैप्टर के अंदर। हमारे पास 3 तरह के गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है। और ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, या तो ये ट्रू होंगे या तो ये फॉल्स होंगे। ट्रू का क्या मतलब है, ये ऑन है। फॉल्स का क्या मतलब है, ये ऑफ है। अगर ये ट्रू होगा तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो वो ऑफ रहेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मैथमेटिकली ऑन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, सही है। अब और गेट क्या है, और गेट अगर सिंपल मैथमेटिकल के अंदर हम मैथमेटिकली देखें ना, मैथमेटिकली इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, 2 चीज़ें जब ऐड हों, 2 इलेक्ट्रॉनिक अगर सर्किट्स की बात करें ऐसे, दैट कंबाइंस ए एंड, अब ऐसे A प्लस B ये Y देगा, ये इसकी तो रिप्रेजेंटेशन होगी और गेट की। और इसके अंदर होता क्या है, ऐसे, ये अगर A है तो हम ऐसे लेते हैं 1 0 1 0, और B हम लेते हैं 0 0 1 1। अब जब ये और ये ऐड होंगे तो 1 देगा, ये और ये ऐड होंगे तो 0 देगा, ये और ये ऐड होंगे तो 2 देगा। लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो रेंज होती है ना वो सिर्फ 1 और 0 के बिटवीन होती है, तो ये भी 1 देगा और ये 1 देगा। ये होगी और गेट के अंदर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे थोड़ा कर्व और ऐसे और फिर स्ट्रेट, ये है इसका ट्रुथ टेबल, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। फिर आता है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, ये प्लस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा तब ट्रू देता है जब 2 हमारे पास सेम हो, मतलब जब दोनों हमारे पास ट्रू होंगे। एक भी फॉल्स आ गया तो वो हमें फॉल्स दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने बोला है, 0 0 तो फॉल्स, 0 0 1 तब भी फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स आ गया। 0 1 0 तब भी फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स देगा। 1 1 मतलब ट्रू ट्रू, तब वो हमेशा ट्रू देगा। ये इसका ट्रूथ टेबल है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम, ये था और फिर ये आ गया एंड, स्ट्रेट लाइन और ऐसे, और ये थोड़ी कर्व होती है। फिर आता है नॉट। नॉट सिंगल ऑपरेटर है। ये जो थे ना ये दोनों डबल ऑपरेटर थे, ये दोनों दो किसी उस पर डिपेंड करते हैं। अब जो मैं कराने लगा हूँ वो सिंगल ऑपरेटर है, वो है नॉट। वो ऐसे ऊपर बार से रिप्रेजेंट होता है, उसमें हमने बस क्या करना है, जो उसका अपना होगा ना उसको चेंज कर देना है। 0 पे वो 1 दे देगा, 1 पे वो 0 दे देगा, फिर इस तरह A और A नॉट इन्वर्जन कर देता है, बस सिंपल। फिर इनकी कम्बिनेशन से डिफरेंट वो बनते हैं गेट्स।
अब अगर नॉर और एंड मिल जाए तो वो नैंड गेट बनाते हैं, नैंड। इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगी, ए डॉट बी ऊपर ऐसे, और ये अगर इस तरह बनाएं 0 0 1 1 1 0 1 0, ये क्या बनेगा 0 0 1 0। अब इसका हमने एंड लेना है तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे तो ये नैंड है लेकिन नैंड और को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। फिर इसी तरह बनता है नॉर के अंदर क्या होगा, ए प्लस ऐसे ही आएगा, ए प्लस बी और उसके ऊपर ऐसे, और उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा 0 0 1 1 1 0 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0 0। अब नॉर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है नॉर इज इक्वल टू एंड और नैंड इज इक्वल टू और, सही है। फिर कुछ दो इसके अंदर नए गेट्स हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े होंगे, फेडरल वालों ने स्पेशली, एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट, और ये आया हुआ है एनईटी के अंदर। दोनों एनईटी के अंदर बच्चे परेशान हो गए, कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं है, ये तो कंप्यूटर का सवाल हमारे पास आ गया। एक्स और इस तरह रिप्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए बार बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, और एक्सक्लूसिव फिर आता है नॉर। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार और फिर पूरे पे बार, सही है। ये मैंने कुछ बातें बता दी हैं और गेट से, और यही बातें हैं इसके लिए। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। इसके लिए अब आपको बस एक दफ़ा रीडिंग करने की ज़रूरत है। जो मेरे से एक चीज़ रह गई है ना, वो अल्फ़ा और बीटा, वो आपने अपनी केपीके की बुक में देख के एक दफ़ा उस रेशो को देख लेनी है वो है क्या चीज़, क्योंकि अभी वो मेरे दिमाग से निकली हुई है और केपीके की बुक मेरे पास पढ़ी भी नहीं है। तो आप लोगों ने वो देखना है, नहीं तो मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उनको मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा, तो वहाँ से वो कर लेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर गेट्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉमन जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसके लिहाज से। वैसे इसको इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बच्चों को बड़ा मुश्किल चैप्टर लगता है और वैसे भी एंटी टेस्ट के अंदर कम ही आता है। शुक्र है कम आता है, नहीं तो बच्चे पागल हो जाते चैप्टर पढ़ के। तो ये यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगले चैप्टर का मैं लेक्चर इंशाल्लाह आज ही डालूँगा। अभी दूसरे तलाल भी पैरेलल के अंदर फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा है, एक लेक्चर उसने बना लिया है, अभी वो अपलोड हो जाएगा, एक वो दोबारा बनाएगा। तो आज इंशाल्लाह 4 चैप्टर तो आज ही इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे।